वेरी गुड मॉर्निंग। करते हैं हम आज की क्लास और आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर शिशु निदान स्थान का, जिसका नाम है अर्शो निदान अध्याय। देखिए दोस्तों, अर्श का वर्णन जो है वो संहिताओं में तो हमें हर जगह मिलता है, लेकिन निदान स्थान में हमें सिर्फ आचार्य सुश्रुत ने और अष्टांग हृदय ने बता रखा है। ठीक है, तो अर्श का वर्णन कहाँ पे है? चरक ने कर रखा है। चरक चिकित्सा स्थान 14th चैप्टर में, अष्टांग हृदय निदान स्थान 7th चैप्टर में, और चिकित्सा स्थान 8th चैप्टर में कर रखा है। ठीक है, अर्श का वर्णन। अब जब अर्श का वर्णन की बारी आती है तो अर्श के भेद जो है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि अर्श के भेद किसने कितने मान रखे हैं। ठीक है, तो अर्श के भेद ये लिख लेना। अर्श भेद सुश्रुत और माधव निधान 6, चरक और भागवत 2। ठीक है, चरक और भागवत 2। चरक का एक और आंसर लगता है 2 या 8। जो दो भेद बता रखे हैं अष्टांग हृदय ने, अष्टांग हृदय जो दो भेद बता रखे हैं वो दो क्या है? सहज, और सहज मतलब जो हेरिडिटरी चल रहा है, और उत्तर कालज। ठीक है, सहज और उत्तर कालज है। उत्तर कालज के फिर से 6 टाइप कर दिए उन्होंने, जो सुश्रुत ने बता रखे हैं ये वाले। ठीक है, उत्तर कालज के फिर से 6 टाइप कर रखे हैं। कौन से? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, और एक शब्द लिख दिया उन्होंने, द्वंद्वज। बस। ठीक है, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और द्वंद्वज। इस तरीके से ये हमारे 6 भेद इन्होंने कर रखे हैं उत्तर कालज अर्श के अष्टांग हृदयकार जी ने। आइए जरा सबसे पहला इसमें विमर्श में पहला ही श्लोक, ये बहुत बार पूछा जाता है बेटा। आरिवत प्राणान श्रृणाति इति अर्षा। जो अरि अरि मतलब दुश्मनों के समान प्राणों को हरण करे, वो अर्श है। ये किसने दिया रेफरेंस? ये रेफरेंस है माधव का। ठीक है, ये रेफरेंस किसका है? माधव का। अब अगला रेफरेंस आता है, अरिबत प्राणिनो मास कीलेन निविशंति यत। ये है अष्टांग हृदय का रेफरेंस। अरिबत प्राणिनो मास कीलेन निविशंति यत अर्शांसी तस्माद उच्यन्ते गुदमार्ग निरोधता। ये रेफरेंस किसका है? अष्टांग हृदय का, ये वाला। क्लियर है? अर्शांसी इति अधिमास भी कहा, ये किसने बताया है? चरक ने बताया, ये हमें दिख जाता है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, सीधा आइए अब अगला आप, कि भाई इसके भेद। षड अर्शांसी भवंती, बोला 6 प्रकार के अर्श हैं। कौन कौन से? बात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपात और सहज। सहज, ठीक है, सहज को उन्होंने इसी की में काउंट किया है। ठीक है, अब चरक की जो 2 प्रकार के अर्श आते हैं, पता वो कौन से हैं? एक तो सहज और उत्तर कालज आता है, एक आता है शुष्क अर्श और आर्द्रार्श। आर्द्रार्श का मतलब है, इसी को ब्रैकेट में लिख लेना आप, रक्तार्श। शुष्कार्श का मतलब है जहां पे मिकोजल प्रोट्रूजन ही हो रही है। ठीक है, और आर्द्राश रक्तार्श है जहां पे मिक्यूजल प्रोट्रूजन हो ना हो लेकिन रक्त निकल रहा है। और दोनों की चिकित्सा अलग अलग बताई है। उन्होंने पहले सहज और उत्तर कालज का वर्णन किया है, चरक ने भी। ये चरक का है। ठीक है, अष्टांग हृदय ने भी यही बता रखा है कि सहज और उत्तर का सॉरी शुष्क और आर्द्रार्श, लेकिन आर्द्रार्श जो है हमारा, इसी को रक्तजार्श भी बोलते हैं। आइए जरा अब आगे, नेक्स्ट श्लोक आता है अब, कि भाई इसके कारण, कारण क्या बता रखे हैं इन्होंने? कारण बता रखे हैं, देखो, कि भाई तत्र अनातम बताम यथोक्तम प्रकोपणे विरुद्ध आदेशन, स्त्री प्रसंग कर लिया। और कौन सा आसन? उत्कटुकासन। उत्कटुकासन मतलब जो इंडियन स्टाइल टॉयलेट में बैठते हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल पुल लगता है हमारी एनस के ऊपर। ठीक है, उत्कटुकासन। फिर पृष्ठयान वेग विधारण आदि विशेषा प्रकुपिता दोषा 100 द्विषा समस्ता शोणित सहिता वा यथोक्त प्रसरिता
प्रधान दमनी, इसको गोला करना किसका अनुगमन करता है ये? धमनी का। गत्वा गुदम आगम्य प्रदूष्य गुदबल्ली मांस प्ररोह जन्यति, की गुदबल्लियों को दूषित करके मांस प्ररोह को पैदा कर देता है। विशेष तो मंदाग्ने, साइड में लिख लेना, चरक ने मंदाग्नि से कौन सा रोग बताया था? चरक मंदाग्नि से कौन सा रोग? उदर रोग। और हमारे भाई साहब ये सुश्रुत जी क्या बोलते हैं? विशेष तो मंदाग्ने यहाँ पे अर्श के लिए बोल रहे हैं। फिर आइए आगे। भाई तृण काष्ठ, भैया भाई बंदे जो हैं पहले के टाइम पे पानी नहीं मिलता होगा कुछ ऐसा, तृण काष्ठ उपल लोष्ट वस्त्र आदि भी। और इम्पोर्टेंट है शीत ओदक संस्पर्शाद बा, बिल्कुल ठंडे पानी का भी प्रयोग करने से कंदा परिवृद्धम मासाद आदयंती तानी अर्शांसी इति अचक्षते। तो हमारे पास यहाँ पे क्या एक तीन चीजें याद रखने वाली हैं। देखो बाकी तो आपको पता है कि जो भी हम इंट्रा abdominal प्रेशर किसी भी कारण से हम क्रिएट कर रहे हैं उससे भी प्रोट्रूजन होता है, ठीक है। कहानी है यहाँ पे कि भाई प्रधान धमनी, तो कौन सी धमनी को प्रधान बोला गया है? जो हमारी इसमें सॉरी आर्च में किसका है, सिराओं का विकार बता रखा है या धमनियों का? तो ये धमनी का है। फिर दूसरे नंबर पे कि भाई कौन से उससे करके विशेषता मंदाग्नि की वजह से। तीसरा नंबर पे कि भाई और क्या कारण है तृण काष्ठ इन सब का प्रयोग करना और शीतोदक का संस्पर्श करने से। फिर आइए अगला। अब आती है गुदा की एनाटॉमी, ठीक है। अब ये गुद की एनाटॉमी जब वर्णन कर रखी है, तत्र देखो कैसे कितना स्पेसिफाइड कर रखा है, तत्र स्थूल आंत्र प्रतिबद्धम अर्ध पंचांगुलम। अर्ध पंचांगुल का गुदम आहु, अर्ध पंचांगुल का मतलब क्या हुआ? 4.5 अंगुल। कितना? 4.5 अंगुल। फिर आगे आइए। तस्मिन बल्य, कितनी बलियां यहाँ पे? तिसरिया, बोला कि कितनी बलियां यहाँ पे? 3 बलियां हैं। बलियां मतलब 3 लेयर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और आगे आध्या अर्ध अंगुल, आध्या अर्ध का मतलब क्या हुआ? आधी, आधी का मतलब एक, उससे आधा और, ठीक है। आध्या अर्ध, अगर यहाँ पे पंचांगुल अर्ध लिखा होता तो ये 5.5 होता, अगर यहाँ पे अर्ध पंचांगुल लिखा है तो 4.5 है। ये मतलब इन शब्दों को तोड़ना सीख लेना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है आद्या अर्ध अंगुलम, ठीक है। आद्या अर्ध का मतलब क्या हुआ? 1.5 अंगुल। तो ये जो है ये कितने अंगुल के अंतर पे हुआ? 1.5 अंगुल के अंतर पे, ठीक है। 1.5 अंगुल, 1:1/2, ठीक है। या और ये 4:1/2, ठीक है। आइए जरा अब आगे। कौन सी 3 बलियां हैं? प्रवाहिनी विसर्जनी संभरणी च इति, ठीक है। पीबी शर्मा, इनको कैसे याद रखते हैं हम? पीबी शर्मा। तो हमें पूरी गुदा की लेंथ कितनी है? 4.5 अंगुल। आज भी मॉडर्न इतना ही मानता है, लमसम। मतलब हम अगर पढ़ें तो इसी के आसपास सेंटीमीटर में खड़ी कर देता है। दूसरे नंबर पे भाई 3 बलियां हैं, 3 बलियां एक दूसरे से कितनी दूर है? 1.5 1.5 अंगुल। मतलब प्रवाहिनी से विसर्जनी 1.5, विसर्जनी से संभरणी 1.5। क्लियर है? क्लियर है ये हमें। और हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये पता चल गया बलियों के नाम क्या है, सीक्वेंस क्या है बलियों का। पी बी शर्मा, ठीक है। पी से प्रवाहिनी, बी से विसर्जनी, और एस से संभरणी, ठीक है। अब इसके बाद अगला आता है पीबी शर्मा के बाद। अब अगली चीज आती है कि भाई शारंगधर की। तो शारंगधर ये तो सुश्रुत का है, ठीक है। शारंगधर ने कौन सा मान रखा है? शारंगधर ने मान रखा है प्रवाहिनी सर्जनी ग्राहिका। प्रवाहिनी, मैं गलत लिखी था शब्द ही। प्रवाहिनी, दूसरे नंबर पे सर्जनी, विसर्जनी को क्या लिख दिया इन्होंने? सर्जनी, ठीक है। और संभरणी की जगह इन्होंने क्या नाम दे दिया? ग्राहीन, ठीक है। ग्राहिका।
बस ये सीक्वेंस याद रख लेना आपने। आइए जरा अब अगला, इसके अलावा और क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था हमें। देखो पहले तो गुदा की लेंथ कितनी बताई दोस्तों, गुदा की लेंथ बताई 4.5 अंगुल। अब यहाँ पे जो है, हमें क्या पता चला दूसरी चीज कि भाई गुद बल्लियां जो हैं एक दूसरे से 1.5 अंगुल दूर है। अब तीसरी चीज आती है, इसको हाईलाइट करें ना, चतुरंगुल आयतः सर्वा तिर्यक अंगुली उच्छ्रिता। ठीक है। फिर शंख आवर्त निवास किसके समान है, शंख के आवर्त, शंख के आवर्त मतलब शंख में जैसे घुमाव होते हैं वैसे, ऊपरी ऊपरी संस्थिता। फिर और किसके समान है, गज तालु निवास गज गज बोलते हैं हाथी, हाथी के तालु के समान वर्ण होता है, मिकोजा का कलर बिल्कुल वैसा ही होता है। हाथी का अगर आपने मिकोजा देखा होगा तो पिंकिश कलर का होता है, वैसा ही अगर आप पीआर करते हैं तो आपको दिखता है। फिर रोम अंत्यव्यो यब आध्यार्दो गुदोष्ट प्रकीर्तिता, कि भाई रोमांत प्रदेश से जहां पे हमारे हेरी एरिया खत्म होता है पेरियनल रीजन पे, उससे कितना दूर है गुदोष्ट, मतलब जो पहली हमारी जो एनस की एक्सटर्नल पार्ट है, जो स्फिंक्टर वाला पार्ट है, वो कितना दूर है। रोमांतेभ्यो यब यब आध्यार्दो, आध्यार्दो का मतलब फिर से क्या हुआ, आधी से आधा और, आध्या से, आध्या मतलब शुरुआत से, मतलब एक से आधा और मतलब 1.5, तो 1.5 यब दूर है क्या, रोमांत प्रदेश से गुदोष्ट। ये सारी चीजें हम करेंगे। प्रथमा तु गुदोष्ट अंगुल मात्रे, की जो प्रथम बल्ली है वो, ये जो पीबी शर्मा है बेटा, सीक्वेंस क्या होता है, अंदर से बाहर को सीक्वेंस है ये, मेरी बात समझे। अ, अंदर से बाहर की तरफ को है, सबसे बाहर संभरणी बल्ली होती है। ये चीज तो याद रखना आप, सबसे बाहर कौन सी होती है, संभरणी, उसके अंदर होती है विसर्जनी, उसके अंदर होती है प्रवाहिनी। तो पीवी शर्मा याद रखेंगे ना। तो प्रथमा तो गुदोष्ट अंगुल मात्रा की। अब मैं इन सारी चीजों को एक मोटा सा उस पे आपको बता देता हूँ। पहले हमने गुदा की एनाटॉमी में पहली चीज क्या पढ़ी, गुदा की एनाटॉमी में कि लेंथ कितनी है गुदा की, गुदा कितनी है 4.5 अंगुल, एक चीज। फिर बल्लियां कितनी है यहाँ पे, 3। फिर बल्लियों में डिफरेंस कितना है, 1.5 1.5 अंगुल का। ठीक है, 1.5 1.5 अंगुल का। फिर आइए तीसरा, रोमांत प्रदेश से, रोमांत प्रदेश से गुदोष्ट, रोमांत प्रदेश से गुदोष्ट कितना निकला हमारा, 1.5 यब। यब ये उंगलियां, ये प्रमाण याद रखना। और गुदोष्ट से प्रथम बल्ली, ये कितना दूर है हमारा, 1 अंगुल। याद रखेंगे ये। ठीक है, रोमांत से गुदोष्ट कितना है भाई, 1.5 यब। गुदोष्ट से पहली बल्ली जो क्या नाम है जिसका, संबरणी, वो कितनी दूर है भाई आपका, 1 अंगुल दूर। फिर बल्लियों में आपस में डिफरेंस कितना है, 1.5 1.5 अंगुल का। फिर भाई तीसरे नंबर पे गुदा की टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, 4.5 अंगुल। और अब ये बल्लियों को जब पूछा जाता है तो बल्लियां कितनी हैं कुल, कुल खुद की लेंथ इनकी चतुरंगुल आयता, 4 अंगुल की। अगर अगर गुदा की लेंथ पूछेंगे तो 4.5 अंगुल है। बल्लियां कितनी लंबी हैं, तो हमारे पास 4 अंगुल लंबी, याद रखना तीनों बल्लियों की लेंथ। फिर सर्वा तीर्य का अंग भाई, और कैसी होती हैं, 1 अंगुल ऊपर की तरफ को टेढ़ी। और इसके बाद आगे क्या बता रखा है, अच्छा ठीक है। आइए जरा आप आगे। फिर भाई किसके समान है, एक शंखावर्त के समान, दूसरा किसके समान बता रखा है, गज तालु निबाश्च। तो ये क्वेश्चन दोनों के दोनों पूछे गए हैं। ठीक है। और बल्लियों की लेंथ है 4 अंगुल। ठीक है, सारी तीरें हैं कैसी हैं, 1 अंगुल टेढ़ी बता रखी हैं। रोमांत प्रदेश से ये कितना दूर है दोस्त, 1.5 भाई, ये सारे के सारा नोट में आपको याद रखनी है। ठीक है।
आइए जरा अब आगे इसके पूर्व रूप। तेषाम तु भविष्यताम, कि भाई इसका भविष्य क्या है। पूर्व रूपाणी अन्य अश्रद्धा, ठीक है, अन्न में बिल्कुल श्रद्धा नहीं है पेशेंट को। फिर कृछात पक्तिर अम्लिका परिदाहो विष्टम वासव शक्ति सदना। फिर कार्श्यम उद्गार बाहुल्य। फिर शबेथु आंध्र कुंजनम और गुद परिकर्तन आशंका। और आगे देखो, पांडुरोग ग्रहणी दोष शोषाणाम, ठीक है, कि परिकर्तन होगा और उसको आशंका कौन कौन से रोग हो रही है, पांडु ग्रहणी और शोष रोग, ठीक है। तो याद रखना, सुश्रुत, सुश्रुत आशंका किसकी बोलता है, पीजी शोष। पीजी शोष का मतलब क्या, पी से पांडु, जी से ग्रहणी और शोष रोग की। चरक बोलता है पीजी उदर, पांडु ग्रहणी और उदर रोग की। मेरी बात समझ रहे ना आप? पीजी उदर मतलब पीजी से, पी से पांडु, जी से ग्रहणी, उदर रोग, ठीक है। चरक ये बोलता है इसकी आशंका होगी। अष्टांग हृदय, पीजी यूजी, ठीक है। पीजी यूजी, पीजी यूजी का मतलब क्या हुआ, पांडु ग्रहणी, ये तो क्लियर है। यू चरक वाला ही है, यू मतलब उदर रोग, ठीक है। ये यू से क्या मतलब है, उदर। और जी से जो तीसरा दोष आता है दैट इज कुल्म, कि इन रोगों की आशंका होती है उसको, मतलब उसको ऐसे साइकी बैठता है कि भाई हो सकता है मुझे पांडु रोग हो गया, हो सकता है मुझे शोष रोग हो गया, हो सकता है मुझे ग्रहणी रोग हो गया, है ना। ये पीजी तो सब में है। पीजी उधर किसने बनाया, चरक ने। पीजी शोष किसने बोला, स से सुश्रुत, स से शोष। फिर भाई पीजी यूजी किसने किया, अष्टांग हृदयकार जी ने। क्लियर आप, सारा का सारा आपको। फिर आइए आगे, का श्वास बल हानि, ब्रह्म तंद्रा, ठीक है, और इंद्रिय दौर्बल्यम च, ये सारे के सारे लक्षण हमें मिलेंगे। फिर आइए आगे, बातजार्स के लक्षण। बातजार्स का लक्षण क्या बता रखा है, तत्र मारुतात, ठीक है, परिशुष्क अरुण विवरणानी। आपको मैंने पहले बोल रखा है, बड़ी बार मैंने पहले ही बोल रखा है कि भाई जब भी बात दोष आता है दोस्तों, तो हमें अरुण वर्ण हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, विवरण हमें देखने को मिलेगा मिलेगा, शुष्कता ये कॉमन लक्षण है। विषम हमें देखने को मिलेगा मिलेगा, इंपॉर्टेंट है अगली चीज। कदम्ब कंटक चिता, सॉरी, कदम्ब तुंडिकेरी नाड़ी मुकुल सूची मुखाकृतिनी। किस किस की, इसको याद रखना सिर्फ ये वाली चीज। कदम्ब, पुष्प और तुंडिकेरी, केटी, ठीक है। केटी मतलब कदम्ब तुंडिकेरी वाला किसमें है, बातज अर्श में। और केके बातज अश्मरी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। केके इन बातज अश्मरी नेक्स्ट चैप्टर में है शायद। वो अश्मरी वाला नेक्स्ट चैप्टर है ना। हाँ, कदम्ब पुष्प कंटक चिता, है ना। केके इन बातज अश्मरी और केटी मतलब कदम्ब पुष्प तुंडिकेरी और नाड़ी मुकुल सूची मुखी, इसके समान होगा हमारा बातज। तैर उपद्रुता, कि ये उपद्रुत होते हुए, ठीक है। सशूलम सहृत उपवेश्यते। फिर कटी पृष्ठ पार्श्व मेढ्र गुदा नाभि, इन सारी जगहों पे उसको भाई वेदना होगी। याद करने की जरूरत तो नहीं, कटी पार्श्व पृष्ठ वाला। फिर अगला आता है, इसको हाईलाइट कर लेना। ओहो, इसको हाईलाइट कर लेना। कटी पार्श्व पृष्ठ गुद मेढ्र नाभि, ठीक है। कटी में भी पेन हो रही है, पृष्ठ में भी, पार्श्व में भी, मिद्र में भी, गुदा में भी, नाभि में भी। फिर आगे, गुल्म अष्ठीला प्लीहो द्राणी च अस्य, इसको गोला कर लेना कि गुल्म प्लीहा, अष्ठीला और प्लीहा, ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से, गैप रोग। कौन से रोग हो जाते हैं ये कौन से रोग हैं, गैप रोग। तो गैप रोग किसमें होते हैं, गैप, जी ए पी। जी से गुल्म, ए से अष्टीला, पी से प्लीहा। आइए जरा अब अगला, पित्तजार्श। पित्तजार्श में देखो आपको सारे जानवरों के नाम मिलेंगे। जैसे इसमें हमें याद करने वाला क्या था, कदम्ब,
केटी है ना, कदम पुष्प तुंडी केरी सूची मुख, वो सारे के सारे। देखो सुई के समान मुख, नाड़ी के समान मुख, मुकुल, ये सारे के सारे हमें किसमें मिलेंगे? बातेजार्श में मिलेंगे। पित्तजार्श में हमें क्या लक्षण मिलेंगे? जानवरों के नाम मुंह का। ठीक है, कैसा बता रखा है देखो। पित्त नील अग्राणी, तनुनी, विसर्पणी, पीताव बासानी। ठीक है, पीले रंग का होगा, विसर्पण करने वाला होगा। अब हाईलाइट करने वाली चीज ये है, यकृत प्रकाशानी। ठीक है, यकृत के समान है दूसरे नंबर पे। शूक जीवा, शूक बोलते हैं तोते को, तोते की जीभ के समान हो जाएगा। फिर तीसरा यम मध्यानि, फिर जलोको वक्त सदृशानी, जलोका के मुंह के समान है। प्रग्लिन्नानी च भवंती, प्रक्लिन हो जाता है। तैर उपद्रुता, सदाहम रुधिरम अतिसारेत, गोला कर लेना। कि भाई इसमें उपद्रव उपद्रव युक्त होता है जब ये तो रुधिर का स्राव करता है, मैं इसको अतिसार करता है। ठीक है, मैं आपको याद कराऊंगा आगे। हमें लगेगा कि भाई अवगाढ़ पुरुष, अवगाढ़ मतलब हार्ड स्टूल पास होगा, वो वातजार्श में होगा, गलत हो जाता है, वो रक्तजार्श का लक्षण है। यहाँ पे बता रखा, यहाँ पे रुधिर अतिसारेत, इसको गोला कर लेना। ठीक है, कि रक्त का अतिसार कर रहा है। फिर उसको कौन से वाले उपद्रव पैदा हो रहे हैं? ज्वर दाह पिपासा मूर्छा च अस्य उपद्रव भवंती। बाकी पीत नख नयन ये याद करने की जरूरत नहीं। तो हमें पता चल गया भाई कौन से, भाई जलोका के मुंह के समान है, शूक की जीवा के समान है पित्तजार से देखने को, फिर यकृत प्रकाश आनी है। फिर इसके अलावा हमें क्या पता चला कि भाई इसमें किस कैसा तिसार करता है? रक्त का तिसार करता है। और उपद्रव कौन से पैदा हो रहे हैं? ज्वर दाह पिपासा और मूर्छा। ठीक है, आइए जरा अब कफज वाला अर्श। कफज वाला अर्श क्या है भाई? पनीर कैसा होता है? सफेद रंग का, याद रखना बस। पनीर पनस अस्थि, तो इसको याद रखना है। करीर पनस अस्थि लिखा हुआ है, इसको हमने याद रखना है पनीर पनस अस्थि से। ठीक है, तो देखो पनीर सफेद होता है, सफेद हमेशा कफज चीजें लगती है। तो करीर पनस अस्थि गोस्तन आकाराणी, इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गोस्तन आकार अर्श कौन सा है? कफज अर्श। ठीक है, फिर कंडू बहुलानी, कंडू बहुल हमेशा इसी का मिलता है। फिर इंपॉर्टेंट आता है अगला शब्द, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मांस धावन प्रतिकाशम अतिसारेत। ठीक है, मांस धावन के समान भाई इसमें स्टूल निकलता है। ठीक है, अतिसार होता है। भाई रक्त का अतिसार किसमें हो रहा था? भाई सरुद्रम अतिसारेत, वो हमारा पित्तजार्श। अगर भाई मांस धावन के समान, जैसे मांस को धोते हैं उसके समान जो ब्राउन से कलर का स्टूल पास होता है, वो कफजार्श में है। ठीक है, फिर आइए और उपद्रव कौन से पैदा होंगे? भाई शोफ शीत ज्वर। देखो ऊपर ज्वर है, शीत ज्वर किसमें है? कफज वाले में। तो पित्तज वाले में आपका भाई अकेला ज्वर, और इसमें शीत ज्वर आ गया कफज वाले में। फिर आगे अरोचक, विपाक, शिरोगौरव याद करने की जरूरत तो नहीं है। फिर आइए रक्तजार्श। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखो, एनिमल्स के साथ मिमिक कर रखा है। वो है आपका पित्तजार्श। ये तो हमें क्लियर है, एनिमल के साथ मिला रखा है। और प्लांट्स के साथ मिला रखा है, वो है हमारा रक्तजार। प्लांट्स के साथ कैसे मिला रखा है देखो जरा। रक्तजानी निग्रोध प्ररोह, कि नगरोध के प्ररोह के समान। विद्रुम काकणांतिका फल सदृशानी, बाकी सारे लक्षण पित्त के समान है। यदा अवगाढ़ पुरुष प्रपीड़ितानी। ठीक है, कि भाई अवगाढ़ पुरुष से पीड़ित होके। ठीक है, तो आपको अगर अवगाढ़ पुरुष पूछा जाए तो आप वहां पे लॉजिक मत लगाना कि अवगाढ़ तो बातज में मिलेगा ना, यहाँ पे रक्तज वाले में है। तथा अत्यर्थम दुष्टम अनल्प असृक सहसा विसर्जंती, कि भाई वहां पे इमीडिएट, भाई अनल्प, अनल्प मतलब कम मात्रा में नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में एकदम से रक्त का स्राव हो जाता है। ये क्या है? आपका रक्तजार्श है। ठीक है, तो रक्तजार्श हमारा कंप्लीट हुआ। रक्तजार्श में हमारे पास क्या क्या लक्षण मिले? निग्रोध प्ररोह, विद्रुम काकणांति का फल के समान। भाई तीसरा अवगाढ़ पुरुष से पीड़ित होके। फिर भाई दुष्ट अल्प असरिक इसमें सहसा निकल आता है। ठीक है, तो अवगाढ़ पुरुष पर पीड़ितानी, ये शब्द हमें याद रखना है जो है रक्तजार्श में। बातजार्श में कोई पुरुष का मतलब नहीं आ रखा। पित्तजार्श में रुतिरम अतिसार है। तो मांस धावन के समान अतिसार किसमें हो रहा है? भाई आपके कफजार्श में। फिर भाई अवगाढ़ पुरुष किसमें हो रहा है? रक्तजार्श में। फिर पीछे आते हैं कि भाई गोस्तनाकार कौन सा है? गोस्तनाकार है हमारा
कफ अजार्श। फिर भाई शूक जीवा के समान है, भाई चुलोका के वक्त्र के समान है, ये कौन सा वाला, ये कौन सा अर्श है हमारा, और यकृत प्रकाशानी, ये कौन सा अर्श है हमारा, हमारा ये पित्तज अर्श है। और न्यक्रोध प्ररोह और काकनांति का फल के सदृश है, जब प्लांट्स वाला नेम जो है वो किसका है, वो हमारा रक्तज अर्श है। आइए, सन्निपात सन्निपात जानी सर्व दोष लक्षण युक्तानी, सन्निपातज अर्श जो है सर्व दोषों के लक्षणों से युक्त होता है। फिर आइए आगे, आपका सहज अर्श। देखो, सहज अर्श जो है ये थोड़ा सा ये क्या है कि भाई इसमें ना सहज आर्श वाले पेशेंट में इसकी इम्यूनिटी वीक होती है, बस इतना सा याद रखना, सहज आर्श वाले की क्या होती है, इम्यूनिटी वीक होती है, इसलिए उसको सारे रोग आपको दिख जाएंगे। आइए देखो, सहजानी दुष्ट शोणित शुक्र निमित्तानी, शोणित और शुक्र के, दुष्ट शोणित और शुक्र की वजह से होता है। फिर तेषाम दोषता एव प्रसादनम कर्तव्यम, कि भाई भाई इनका हमें प्रसादन कैसे करना चाहिए, दोषों के अनुसार। फिर विशेषता चैतानी, ये कैसे होते हैं, दूरदर्शनानी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, परुषाणी पांडुनी दारुण अंतर्मुखानी, दूसरा नंबर, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। दूरदर्शनीय अर्श कौन सा है, वो है हमारा सहज अर्श। अंतर्मुख वाला अर्श कौन सा है, वो है हमारा सहज अर्श। तैर उपद्रुता, कि भाई इसमें उपद्रव रूप में हमें क्या दिखाई देता है, कि पेशेंट कैसा होगा, याद रखना, इम्यूनिटी वीक है, पेशेंट पतला है, क्रिचो अल्प बुक, ठीक है। अब पतला है तो सिराओं का जाल साफ दिखेगा, सिरा संतता गात्रो, ठीक है। फिर अब सिराओं से सारा का सारा इसका ढका हुआ है शरीर। अब आगे क्या बता रखा है, अल्प प्रजा, फिर प्रजा भी कम हो रही है क्योंकि खुद ही क्षीण है वो, क्षीण रेता। फिर क्षाम स्वरा, फिर अल्प अग्नि प्राणा। फिर देखो उसको कौन से रोग है, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है तो नाक कभी बह रहा है, कभी कान बह रहे हैं उसके, देखो घ्राण शिरो अक्षी नासा श्रवण रोगवान, ये सारे के सारे रोग हो जाते हैं। और भाई सतत आंत्र कुंजन अटोप हृदय उपलेपश्च, ये सारे के सारे लक्षण हमें, तो सिंपल सा याद रखना आपने, सहज अर्श का पेशेंट कैसा है, सहज अर्श का पेशेंट जो है हमारा, भाई पतला पेशेंट है, ठीक है, वो है सुक्की हड्डी है। अब उसका हाथ कहाँ पे है, यहाँ पे, नाक पे, ठीक है, हमेशा उसका हाथ कहाँ रहता है, नाक पे, यहाँ कानों पे हाथ रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ के डिसऑर्डर है, यहाँ पे इसको दर्द भी रहती है। तो ये सारा का सारा, और देखो जितने भी पतले बंदे होते हैं क्रोधी सबसे ज्यादा वही होते हैं, ठीक है। तो दूरदर्शनानी, भाई इसके दर्शन हो रहे हैं कहीं पे आपको अर्श के, अर्श तो दिख ही नहीं रहे इसके। फिर अंतर्मुखार्श भी किसके होंगे, इसी के होंगे, क्योंकि शरीर ही नहीं दिख रहा इसका। फिर कृच्छ है, अल्प भोजन करने वाला है, सारे शरीर पे सिराओं का जाल फैला हुआ है। और अच्छा, आइए जरा अब अगला, अब इसमें साध्य साध्यता का क्रम बता रखा है। बोला है कि बाह्य और मध्य बल्ली, बाह्य और बाह्य बल्ली कौन सी है, अगर मैं आपको सीक्वेंस बताऊं, पीवी शर्मा, शर्मा सबसे बाहर है, संबरनी सबसे बाहर है, उससे अंदर कौन सी है, विसर्जनी, उससे अंदर कौन सी है, प्रवाहिनी, ठीक है। तो बाह्य और मध्य बल्ली मतलब संबरनी और विसर्जनी बल्ली, प्रतिकुर्याद विषक बरा, कि भाई अगर भाई हमारी ये इन दो बल्लियों पे अर्ज होते हैं तो ये साध्य हैं। लेकिन अंतर्बल्ली समुत्थाना प्रत्याख्य चरेत क्रियाम, कि अंतर्बल्ली वाला जो है वो कैसा होगा, प्रत्याख्य समझ के छोड़ देना चाहिए। फिर आइए आके भाई, अब इन्होंने गुद अर्श के अलावा कोई और भी, क्योंकि पॉलिप्स तो कहीं पे भी हो जाते हैं ना, मतलब कहीं पे भी प्रोट्रूजन हो जाती है, तो इन्होंने मेटर अर्श, योन्यार्श और आपका नाभि अर्श, फिर आपकी इंद्रियो जन्य अर्श, इन सब का वर्णन यहाँ पे किया है। आइए जरा सबसे पहले मेटर अर्श को देखते हैं। प्रकुपिता दोषा मेटर अभिपन्ना, किसका दूषित कर रहा है, मांस शोणित प्रदूष्य, किसका दूषित कर रहा है, ये मांस और रक्त की। फिर कांडम जन्य थी, कि कांड उत्पन्न हो गया, तथा कंडु कंडुयनाथ क्षतम समुपजायते, कि वहां पे कंडू होगा, और क्षतम समुपजायते तस्मिन क्षते दुष्ट मास प्ररोहा पिछिल रुधिर श्राविणो, कि भाई उससे क्या होगा कि वहां पे कोंडाइलोमास जो होते हैं, पिनाइल कोंडाइलोमास जो होते हैं उनको
अर्श बोला जाता है ये वाला, मिड अर्श, ठीक है। तो इसमें क्या करने का बोलो, कूर्च किन्नो अभ्यंतरता उपरिष्टाद बा, कि भाई कूर्च किन्नो, कि भाई इसमें क्या करते हैं, कि भाई किसके समान होता है ये, कूर्च के समान। कूर्च मतलब खिड़ा हुआ, खिड़ा हुआ मतलब कूर्च देखा आपने, जो जो मैं कूर्च आपको मोटा सा बता देता हूँ, जिसके बड़े ज्यादा एजेस निकले हो, मोटा मोटा, जो वो स्टील वूल होती है हमारी बर्तन साफ करने वाली, वैसा वैसा कूर्च होता है कुछ, ठीक है। मतलब जिसकी ऐसे ऐसी मल्टीपल, ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी मल्टीपल वो हो, ठीक है, ऐसी ऐसी मल्टीपल प्रोजेक्शंस हो, उसको कूर्च बोला जाता है। तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि भाई कूर्चाकार होना चाहिए, तो मिडल आर्च कैसा होगा, कूर्चाकार। आइए दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। और इससे होगा क्या एंड में, तेतु शेफो विनाश्यंति उपगणंति च पुंसत्वम, दो है इसके, कि भाई एक तो वो शेफ को खत्म कर देगा, मीटर को खत्म कर देगा, दूसरे नंबर पे पुंसत्व का नाश कर देता है। फिर आइए अगला योन्यार्ष। योन्यार्ष जो है बेटा, ये क्या है, कि भाई भाई सुकुमारान दुर्गंधान पिछिल रुधिर श्राविणा, ये सेम ऐसी है, छत्राकारान। अब आपको पूछा जाए कि भाई जो हमारा है मेड्र अर्श, ठीक है, मेड्र अर्श ये कैसा है, ये कूर्चाकार है, क्लियर है। और योन्यार्श ये है हमारा छत्राकार, क्लियर है। और इसका वही एंड में वही योनि उपगणंती चार्तवम च, ठीक है, कि भाई योनि का नाश कर देती है, आर्तव का भी नाश कर देती है। तो इस तरीके से हमारा योनि आर्ष भी खत्म हो, तो योनि आर्ष में क्या वही पिछल रुद्र श्राव श्राव निकलेगा, छत्राकार है, और लास्ट में योनि का नाश करके आर्तव का भी नाश कर देती है। फिर आइए अगला, नाभ्यार्ष। नाभि के लिए क्या बोल रखा है, नाभिम अभिप्रपन्ना सुकुमारान दुर्गंधान पिच्छिल, फिर गंडूपद मुख सदृशान गोलाकलना, नाभि कैसी है, गंडूपद मुख। अब इसके अलावा श्रोत्र घ्राण वाली आती है, तो श्रोत्र घ्राण अर्श में कैसी है, देखो, कर्ण अर्श मतलब जो एयर में छोटे छोटे पॉलिप्स हो जाता है, एयर में पॉलिप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, या तो वहां पे फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करेगा, या बंदे को कान में सुनाई नहीं देगा, क्योंकि बंद का टिप्पण लाइए रखना में। तत्र कर्णजे, कर्णजेशु बाधीर्यम शूल पूतिकरणता, याद करने की जरूरत तो नहीं है, बाधीर्य शूल पूतिकरणता किस अर्श का लक्षण है, ठीक है, क्योंकि बाधीर्य अलग रहा पता कान का है। फिर नेत्रेशु, नेत्र वाले में क्या होगा, बर्तम अवरोध, नेत्र वाले में क्या हो रहा है भाई, नेत्रजेशु बर्तम अवरोध, याद करने की जरूरत तो है नहीं, दर्शन नाशश्च वेदना स्राव, याद करने की जरूरत तो नहीं, इंपॉर्टेंट है। अगला वाला, अगले वाले में क्या इंपॉर्टेंट है वो मार्क कराता हूँ, देखो, घ्राणज, घ्राणज मतलब नाक में अगर अर्श हो गया, नेजल पॉलिप हो गया, तो क्या होगा, प्रतिशयायो अतिमात्रम, क्या ये रहता है लक्षण, बिल्कुल स्टिल आज की डेट में अगर आप जिसने ईएनटी पढ़ा होगा थोड़ा वो, तो ये वाला लक्षण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्रतिशय जुकाम रहता, जुकाम में बंद नहीं हुआ था, फिर शब्बे थू, मारा दे चिक्का दब्बी दब्बी ने, ठीक है। कृच्छोच्छ्वासता, मुश्किल से सांस लेंगे क्योंकि पॉली पड़ रहा है आगे। फिर पूतिनस्यम, और इंपॉर्टेंट है पूतिनस्य, तो चलो पूतिकरणता कान में होगा, पूतिनस्य नाक में होगा, इंपॉर्टेंट है अगला, सा अनुनासिक वाक्यत्वम, बंदा नाक से गुनगुना बोलेगा, और शिरो दुखम च, और सिर में दर्द रहती है उसके, स अनुनासिक वाक्यत्वम और शिरो दुखम च। फिर मुख वाले, ये देखो, अनुनासिक वाक्यत्वम मुख वाले अर्श का नहीं है लक्षण, वक्त्र अर्श का नहीं है। वक्त्र अर्श में क्या है, गदगद वाक्यता, रस ज्ञानम, ठीक है, उसमें गदगद वाक्यता है, नाक से शब्द नहीं बोल रहा बंदा। सानुनासिक वाक्यत्वम ये किसका है, घ्राणज अर्श का। तो ये इंपॉर्टेंट सिर्फ ये दो हैं मार्क करने वाले, कि गदगद वाक्यता किसका है, अनुनासिक, सानुनासिक वाक्यत्वम किसका है, ठीक है। आइए जरा अब आगे, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, चरम कील में दोष क्या होता है, ठीक है, बयान वायु प्लस कफ, ठीक है, बयान वायु प्लस कफ, देखो, बयानस्तु प्रकोपिता श्लेषमाणम, ठीक, अच्छा, बयान वायु और अपान वायु से कौन से रोग पड़े हैं कल हमने, कल पढ़े, परसों परसों पढ़े हैं, बयान और अपान दृष्टि से, शुक्र दोष और प्रमेय, ठीक है। आइए जरा, बयानस्तु प्रकोपिता श्लेषमाणम परिगृह आणी,
वही स्थिराणी कीलबद अर्शांसी निर्वर्त्यति तानी चर्म कीलानी, कि ये अर्श के समान होते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, चर्म कील बोलते हैं। अब देखो इन्होंने बात्र पितर कफज इनके भेद के लक्षण भी बता रखे हैं। तेषु कीलेशु निस्तोद, तोद किसमें मिलेगा, हाईलाइट करने की जरूरत तो नहीं है, बातर वाले में। विश्लेषमाणम तो सवर्णत्वम ग्रंथि, सवर्णत्वम ग्रंथि किसमें मिलेगी, कफज बल में। पित्त रक्त में क्या मिलेगा, रोक्षम कृष्णत्वम शुक्लता। फिर समुदीर्णम खरत्वम कुछ नहीं है ये। आइए जरा अब आगे। आर्षसाम लक्षणम, भाई अब यहाँ पे बोला कि आर्ष के लक्षणों का सारा यहाँ पे वर्णन कर रखा है। आइए जरा अब द्वंद्वज आर्ष। द्वंद्वज आर्ष दोस्तों फिर से कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अर्श के कितने भेद हैं, 6। फिर क्या द्वंद्वज अर्श का सुश्रुत ने वर्णन कर रखा है 6 अर्शों में, नहीं। किसका वर्णन किया, बातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और सहज। ठीक है। लेकिन आगे इन्होंने भाई द्वंद्वज आर्षों का वर्णन कर रखा है, और द्वंद्वज आर्ष फिर से कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। ठीक है, तो ये कौन से हैं, बात पित्त, बात कफ, पित्त कफ, बात रक्त, पित्त रक्त, कफ रक्त। ठीक है, ये वाले हैं। अब आती है इसकी साध्य साध्यता। साध्य साध्यता का जब क्रम का वर्णन आता है दोस्तों, तो आइए जरा। त्रिदोषाणी अल्पलिंगानी याप्यानी, मतलब 3 दोष युक्त है लेकिन लक्षण अल्प है, तो ये कैसा है, याप्य। दूसरे नंबर पे द्वंद्वजानी द्वितीय बल्ली यानी आश्रितानी कृच्छ साध्यानी परिसंवत्सराणी। ठीक है, कि 1 साल पुराना दूसरी बल्ली में, मैं इसको सारा बताऊंगा आपको। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास कि भाई सन्निपात समुत्थानी सहजानी तू वर्जेत। अब ये 3 साध्य साध्यता आई। क्या आई 3 साध्य साध्यता दोस्तों, पहला 3 दोषों से युक्त है लेकिन अल्प लक्षणों वाला है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, याप्य। ठीक है, दूसरे नंबर पे 221। 221 का मतलब क्या, पहले दो से कि दो द्वंद्व दोष युक्त है, दूसरे दो से द्वितीय बल्ली में स्थित है, 1 से 1 वर्ष पुराना है, तो ये कैसा है, कृच्छ साध्य। अब मैं फिर से आपको पूछूंगा एक चीज। ठीक है, फिर भाई सन्निपातिक डबल एस जो है ये कैसे हैं, असाध्य। मतलब सन्निपातिक और सहजार्श कैसे हैं, असाध्य। ठीक है, अब मेरे को बताओ, 1 वर्ष पुराना बात रक्त कैसा था, 1 वर्ष पुराना याप्य। 3 वर्ष पुराना अर्धित कैसा था, असाध्य। 1 वर्ष पुराना अर्श कैसा है, कृच्छ साध्य। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ओहो। फिर आइए अगला, सर्वासयूर वल्यो ये शाम दुर्नाम अभिद्रुता। अब इसका दूसरा नाम क्या आ गया, दुर्नाम। दुर्नाम भी किसका पर्याय है, अर्श का। तैस्तु प्रतिहतो वायुर अपान सन्निवर्तते ततो बयान बयानेन संगम ज्योति मृदनाति देही नाम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपान वायु जब ऊपर जाके बयान बाजू के साथ मिल जाती है तो वही ज्योति का नाश कर देती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कि भाई ये क्या है, हमारे पास अर्श रोग निदान हमारा खत्म हुआ। तो अर्श में हमें पता चले अर्श के भेद भी 6 हैं, और द्वंद्वज अर्श के भी भेद 6 ही हैं। ठीक है, चरम कील कौन से दोष की वजह से हो रहा है, बयान वायु और कफ की वजह से हो रहा है। भाई दुर्नाम किसका पर्याय है, अर्श का ही पर्याय है। और बाकी हमें सारा पता चल गया। स अनुनासिक वाक्यत्वम कौन सा अर्श है, घ्राणज अर्श है। गदगद वाक्यता किसका लक्षण है, वक्त्र अर्श का है। गंडू पदाकार कौन सा है, नाभि अर्श है। ठीक है, और क्या चीज हमने, हाँ छत्राकार कौन सा है, योनि अर्श है। फिर भाई हमारा छत्राकार के अलावा एक और दूसरा कौन सा, क्या बोलते हैं इसे, जो ये पढ़ा हमने, एक छत्राकार पढ़ा, दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, कूर्चाकार। कूर्चाकार कौन सा अर्श है हमारे पास, वो है हमारा मेटर अर्श है। और हमें पता है बाह्य और मध्यम बल्ली में होगा तो भाई साध्य है, लेकिन दूसरे को तो प्रत्याग के समझ के छोड़ देना चाहिए, जो अभ्यंतर बल्ली वाला है। अंतर्मुख अर्श कौन से हैं, दूरदर्शन अर्श किसके हैं, भाई सहज अर्श है। भाई सिरा जाल दिखता रहा उसको, है ना, और भाई हमेशा नाक कान के जुकाम लगा रहा है, सिर दर्द सिरा पीड़ रहती है, वो कौन है, वो सहज अर्श वाला ही बंदा है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक है। अब आइए अगला
चैप्टर जिसका नाम है अश्मरी निदान। अश्मरी का वर्णन चरक में, चिकित्सा स्थान 26वां चैप्टर जिसका नाम है त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय, उसमें वर्णन मिलता है हमें। और अष्टांग हृदय में भी हमें निदान स्थान में इसका वर्णन देखने को मिल जाता है सेम। आइए जरा इसका इसके भेद, चरक ने चरक ने कितने भेद बताए? एक ही टाइप। सुश्रुत ने 4 टाइप। ठीक है। सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में इसके लिए एक शब्द लिखा है, व्याधि आंतक प्रतिमो। व्याधि आंतक प्रतिमो, ये किसके लिए बोला है? उन्होंने अश्मरी के लिए बोला है। क्लियर है? आइए जरा अब देखो, सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। चतस्रो अश्मर्यो भवंती, बोला 4 प्रकार की अश्मरी होती है। श्लेषम अधिष्ठाना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कफ को अधिष्ठान करते हुए। श्लेषम अधिष्ठान, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अश्मरी किसको अधिष्ठान करके पैदा मतलब बढ़ती है, तो वो आंसर लगता है हमेशा श्लेषम अधिष्ठाना। ठीक है। तो श्लेषम अधिष्ठाना ये शब्द आपको याद रहना चाहिए। आगे आइए जरा, आगे क्या लिख रखा है इन्होंने? आगे लिख रखा है, तद्यथा कौन से 4 प्रकार की अश्मरियां हैं, चतस्रा अश्मरियां कौन सी हैं दोस्तों? पहली नंबर आती है हमारी भाई, कफज श्लेष्माणम, फिर बातेन पित्तेन शुक्रेण चैति। ठीक है। देखो, श्लेष्मज क्योंकि श्लेष्म अधिष्ठान है तो कफज अश्मरी का पहले वर्णन कर दिया। चरक ने कौन सी व्याधि का सबसे पहले? कफज का भेद, हमेशा भेदों में वर्णन सबसे पहले बांटा जाता है सारी व्याधियों में। ठीक है। चरक ने पहले कफज प्रमेह का वर्णन किया है, सुश्रुत ने कफज अश्मरी का। ठीक है। आइए जरा अब भाई इन्होंने क्या कारण बता रखा है अश्मरी का? तत्र असंशोधनशीलस्य अपथ्यकारिणा, कि जो जो संशोधन नहीं करता है, जो अपथ्य का सेवन करता है। फिर आइए प्रकुपिता श्लेष्मा, कि भाई इसका क्या हो जाता है? कफ प्रकुपित हो जाता है। मूत्र सम मूत्र के साथ मिलकर अनुप्रविश्य बस्ती में अश्मरी में जन्नति, कि भाई ये बस्ती में चले जाके अश्मरी रोग उत्पन्न कर देता है। तो हमारे पास अश्मरी का कारण पता चल गया कि भाई जो संशोधन नहीं करता, जो अपथ्य सेवन करता है, उसका कफ प्रकोपित होकर, क्योंकि बाइंडिंग एजेंट जो है किसी भी चीज का बाइंडिंग एजेंट कौन सा है? वो है कफ ही। ठीक है। तो कफ जब जाएगा वहां पे अश्मरी में, सॉरी बस्ती में, तो वो क्या पैदा कर देगा? अश्मरी पैदा कर देगा। आइए जरा अब आगे, तो इसका हमें याद करने की जरूरत तो है नहीं है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना, मूत्र संप्रसक्तो वाले को। ठीक है, ये वाला। आइए जरा अब आगे, इसका पूर्व रूप बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूर्व रूप क्या है इसका? पूर्व रूप कि भाई बस्ती पीड़ा अरोचको, कि बस्ती में दर्द हो रही है और अरोचक। फिर मूत्र कृच्छम, और कहाँ कहाँ पे वेदना हो रही है? बस्ती शिर मुश्क शेफसाम वेदना, बस्ती के सिर पे, टेस्टिकल्स पे मुशक, और शेफसाम पिनाइल रीजन पे वेदना हो रही है। ज्वर कृच्छ अवसादो, बस्त गंधित्व मूत्रस्येति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। बस्त मूत्र के समान, बकरे के मूत्र के समान गंध आती है। ठीक है, साइड में लिख लेना, बस्त मूत्र, सुश्रुत ने बताया ये। ठीक है, चिकित्सा स्थान में। ठीक है, बस्त मूत्र ट्रीटमेंट देते हैं इन पूर्व रूप ऑफ प्रमेह पीढ़ी का, बस्त मूत्र का वहां पे वर्णन है। यहाँ पे बस्त गंधित्वम, कि बकरे के गंध, ऐसी गंध आएगी। और जब भी बकरे के गंध का कहने का मतलब है कि कॉन्टिन्यूटी में ऐसा ही यूरिन पास हो रहा है, तो जो ज्यादा डेंस यूरिन है। ठीक है, पानी कम पी रहा है बंदा। तो बस्ती पीड़ा रोचको, भाई कहाँ कहाँ पे दर्द हो रही है? बस्ती सिर मुश्क, है ना, बस्ती सिर पे, मुश्क पे, और भाई आपका शिव वेदना। फिर आइए अगला, यथा स्वेदना। ठीक है, कि भाई जब वेदना के साथ, ठीक है, वर्ण
दुष्टम सांद्रम यथा अविलंब पुरु रूपे अश्मनः कृच्छान मूत्रम सृजति मानव। मुश्किल से मूत्र पास करता है आदमी, ठीक है। फिर आइए आगे। अश्मरी से उत्पन्न हो जाने पर मूत्र त्याग करते समय ये वाला आगे सामान्य लक्षणों की बारी आती है। सामान्य लक्षणों में हमें क्या लक्षण मिलता है? अथ जातासु, कि भाई ऐसे पेशेंट में नाभि बस्ती सेवनी, किस किस जगह पे इसको पेन हो रही है? नाभि पे, बस्ती पे, सेवनी पे, मेहन महती वेदना। अब देखो, जब पुरु रूप था तो कहाँ पे हो रही थी? बस्ती शिर पे, मुश्क पे, और भाई मेटर के ऊपर या फिर शेफ के ऊपर वेदना। लेकिन जब सामान्य लक्षणों की बारी आई तो कहाँ पे पेन हो रहा है? नाभि, बस्ती, सेवनी और मेहनेशु। तो सेबनी भी बता रखा है इन्होंने, भाई आपका मेहन प्रदेश पे भी बता रखा है। इस पे महती वेदना। फिर आगे मूत्रधारा संघ हमें मिलेगा। सरुद्र मूत्रिता हमें मिलेगा, क्योंकि जब भी ट्रोमेटिक इंपॉर्टेंट है। गोमेद प्रकाशम अत्याबिलम ससिक्तम विसृजति विसृजति गोमेद प्रतिकाशम। इसको गोला कर लेना कि गोमेद के समान यूरिन पास करेगा, आबिल यूरिन। आबिल मतलब गाढ़ा, गाढ़ा यूरिन पास करेगा सिकता के साथ। सिकता का मतलब क्या होता है? रेत। इसके साथ अगर पास करेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? भाई ये अशुमरी का सामान्य लक्षण है। फिर ये बढ़ेगा कब? धावन, लंघन, प्लवन, इन सारे चीजों पे। धावन, लंघन, प्लवन, पृष्ठयान, ठीक है, उष्ण, अधम गमनेश्च अस्य वेदना भवन्ति। इन सारी चीजों के भी, जो भी चीजें फिजिकल एक्टिविटी करेगा, जिसमें भी फिजिकल मस्कुलर यूज करेगा, उसमें इसको पेन होगा। हमें ये याद नहीं रखना, हमें याद रखना है पेन का साइट क्या क्या है? नाभि, बस्ती, सेवनी और मेहन, ठीक है। नाभि, बस्ती, सेवनी और मेहन, इनको इनको बस याद रखना आपने कि नाभि भी है, बस्ती भी है, ठीक है, नाभि है, बस्ती है, भाई आपका सेवनी है और मेहन, ठीक है। तो इस इनको याद रखना कि भाई एनसीआईएसएम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एनबीएसएम है। ठीक है, एनसीआईएसएम आयुर्वेद वाली है ना, तो ये एनबीएसएम है। एन से नाभि, बी से बस्ती, एस से सेवनी, एम से भाई आपका मेहन, इन जगहों पे वेदना होगी, ठीक है। और कैसा यूरिन पास करेगा वो? गोमेद प्रतिकाशम। बस्त गंधितोम क्या है उसका? पूर्व रूप है। फिर आइए अगला, पहली कफज अश्मरी, ठीक है। कफज अश्मरी का वर्णन आ रहा है। तो कफज अश्मरी का लक्षण क्या मिलेगा हमें दोस्तों? देखिए जरा, हाईलाइट करेंगे हम। तत्र श्लेषम अश्मरी, श्लेषमल अन्न अभ्यार्तो अत्यर्थम, कि कफज कफज अन्न खा रहा है। बस्ती मुखम अधिष्ठाय स्रोतो निर्णुद्धि, ठीक है। और तस्यम मूत्र प्रतिघातात दाल्यते विद्यते तुद्यते इव च। कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है कि भाई ये पथरी होगी कैसी देखने को। देखो, अश्मरी चात्र श्वेता स्निग्धा कुकुटांड प्रतिकाशा और मधुक पुष्प वर्णा। इसको गोला का लेना। मधुक पुष्प वर्णा, ये किसका लक्षण है? ये हमारे पास भाई मधुक, क हम एक आगे पढ़ेंगे, एक मधु वर्णा आगे पित्तज वाले में आएगा, ठीक है। मधुक पुष्प वर्णा जो है ये किसका लक्षण है? क से कफज, क से भाई आपका मधुक, क्लियर है। और कुकुटांड प्रतिकाशा, ये दोनों के दोनों हमारे पास ये लक्षण किसके हैं? कफजाश्मरी के। फिर आइए पित्तजाश्मरी। पित्तजाश्मरी में देखो, बोला पित्त, अगर फिर से मैंने आपको बताया क्या कि किसके साथ मिलेगा ये बेटा? कफ के साथ मिलेगा, क्योंकि श्लेषम अधिष्ठाना। क्वेश्चन आपको घुमा के हमेशा यही पूछा जाएगा, कफज अधिष्ठान वाली कौन सी व्याधि है? तो भाई श्लेषम संघातम यथोक्तम परिवृद्ध्यम प्राप्य बस्ती मुखम अधिष्ठाय स्रोतो निर्णद्दि। फिर वही वही बस्ती मुख में चला गया, फिर वही भाई दूष्यते, चूष्यते, दह्यते, पच्यते, ओ पित्त वाले लक्षण ये सारे के सारे। अश्मरी च अत्र सरक्ता पिताभासा कृष्णा, इंपॉर्टेंट आता है यहां से। भल्लातक अस्थि प्रतिमा और मधुवर्णा। अब आपको पता चल गया मधुवर्णा कहाँ पे है, मधुक वर्णा कहाँ पे है। मैं अब सुश्रुत का मैं एक मधुवर्णा का ही मैं आपको एक लिखवा देता हूं। मधुवर्णा, ठीक है, सुश्रुत ने बोला है पित्तज, और भागवत ने बोला है कफज। अश्मरी का लक्षण है, ठीक है। और लिखो, चक्रपाणी। चक्रपाणी,
चक्रपाणी साहब क्या बोलते हैं, बातज आशमरी में क्या लक्षण मिलेगा? बातज आशमरी में कदम्ब पुष्प आकृति, कदम्ब पुष्प आकृति और त्रिपुटी, मतलब मल्टीपल एचेस वाला। पित्तज आशमरी का क्या लक्षण बोलते हैं वो? आश्म तुल्य सलक्षण। आश्म तुल्य सलक्षण, चक्रपाणी का मत लिखवा रहा हूं। कफज आशमरी किसके समान बताते हैं? मृद्वी, कफज और शुक्रज, इन दोनों का लक्षण क्या है? मृद्वी, मतलब मृदु। ठीक है, मृद्वी, मृद्वी कौन सी वाली है? कफज और शुक्रज अश्मरी, ये चक्रपाणी जी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्लियर हुआ कि भाई मधुक पुष्प वर्णा आ गया। अगर भाई पहला नंबर पे आया हमारा कुकुटांड के समान, हम पकड़ लेंगे कुकुटांड के समान और मधुक पुष्प वर्णा, ये अगर मधुक लिखा है तो हम पकड़ लेंगे, अगर मधु वर्णा लिखा है सुश्रुत का है तो हमें पता ही है ये पित्तज का है, और साथ में बलातक अस्थि वाला। और अगर भागवत का लिखा है मधु तो हम मधु वर्णा किसका है? कफज अश्मरी का। आइए जरा बातज अश्मरी, बातज अश्मरी में क्या लक्षण मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। भात्यस्तु श्लेष्मा संघातम उपाय परिवृद्धम प्राप्य, फिर वही बस्ती मुख में पहुंच गया, फिर श्रोतम निर्णति हो गया, मूत्र प्रतिघात हो गया, तीव्र वेदना हो गया। फिर देखो, तदा तथा अत्यर्थ वेदना पीड्यमानो दंतान खादति नाभि पीड़यति मेड्र मृदनाति पायुस्पृश्यति विसर्जते विदह्यति। ये देखो कितना पेनफुल बता रखा है बात जश्मरी। हमें पता ही है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, कोरोना की तरह, है ना, मल्टीपल स्पाइक्स होती हैं उनके ऊपर। तो क्या ये ऐसा ही होता है? बंदा भाई अत्यर्थम पीड़िय मानो दंतान खादती, नाभि को पीड़न करने लग पड़ता है, मेटर को मलने लग पड़ता है, गुदा को स्पर्श करता रहता है, ये इतनी ज्यादा पेन होती है पेशेंट को। फिर देखो और आगे, अश्मरी चात्र श्याम परुष विषम खरा और कदम्ब कंटक चिता भवती। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कदम्ब कंटक चिता, के मिल गया आपको। के बातज अश्मरी में है, केटी कदम पुष्प तुंडिकेरी बताइए, सूची मुख वो सारे के सारे किसमें थे? नाड़ी मुकुल बातज अर्श में। क्लियर है? आइए जरा अब अगला, अब आता है अगला आपका शुक्र अश्मरी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखो क्या शुक्र अश्मरी के बारे में नहीं, मतलब पहले तीनों ये अश्मरियां हैं, ये किसको मिलती हैं कॉमनली? ठीक है, ये वाले अश्मरियों का वर्णन हमें यहाँ पे मिलेगा। आइए जरा कौन कौन से हैं, देखो। प्रायण तीसरो अश्मर्या, बोला तीनों प्रकार की जो अश्मरियां हैं, द्विवा स्वपन, समशन, अध्यशन। समशन का मतलब क्या आता है? समशन का मतलब ये मत समझ लेना कि अच्छा खाना हुआ ना, पथ्य अपथ्य मिलाकर खाने को, हितकर अहितकर आहारों को मिलाकर खाने को, कि भाई ता दही भी खा लिया तो हाँ ऊपरो भाई राती खाई लिया, है ना, और साथ में मूंग की दाल भी खा रहे हैं, तो रात को नहीं खाना है दही। मूंग की दाल के साथ तो पथ्य है दही का खाना, लेकिन रात को खाना अपथ्य है। क्लियर है? आइए आगे जरा देखो, प्रायण बोला कि भाई दिवा स्वप्न, समशन, अध्यशन, अध्यशन मतलब पिछला वाला भोजन पचा नहीं, अगले वाला ठप दिया अंदर। ठीक है, शीत स्निग्ध गुरु मधुर आहार प्रियत्वा विशेषेण बालाना भवंती, कि भाई बालकों को ऐसा आहार बिल्कुल पसंद है। तेषाम एव अल्प बस्ती कायत्वाद, कि भाई उनकी अल्प बस्ती होती है, छोटी बस्ती होती है, तो इसलिए इनकी जो भी पथरियां होती हैं बच्चों की, सुख ग्रहण आहरणम भवती, कि बढ़िया से सुखपूर्वक ग्रहण हो जाती हैं, सुखपूर्वक बाहर निकल आती हैं। शुक्र अश्मरी शुक्र निमित्ता भवती, कि भाई बड़ों को होती है जो वो कौन सी है, महता तू शुक्र। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा था घुमा के कि बच्चों को कौन सी अश्मरी नहीं होती, बातृ पितृ कफ शुक्र में से शुक्र अश्मरी, क्योंकि उनका सीमन वाला ट्रैक अभी बना नहीं होता। ठीक है, आइए जरा अब आगे, मैथुनाद अभिघातात अति मैथुनाद वा। ठीक है, फिर आगे शुक्रम चलित निर्गछत विमार्ग, भाई अब भाई शुक्र वहां से निकला, भाई विमार्ग में चला गया, अब कहाँ रुका वो? संग्रहीय मेड्र वृषण आंतर्यो संहरती, क्वेश्चन में पूछा गया है कहाँ पे रुकता है ये, मेड्र और वृषण के मध्य में।
ठीक है। अब ये बाकी लक्षण इसमें देखो, वृषण्योश शब्यथु अपाद्यति, वृषणों में शोथ हो जाता है। ठीक है। और देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, पीड़ित मात्रे तु तस्मिन प्रदेशे प्रबिल्यम अपद्यते, कि भाई दबाएंगे तो वहीं पे गायब हो जाएगी वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, पीड्यमानम तु, कि पीड़न करने से ये गायब हो जाएगी। ये कौन सी वाली अश्मरी है, ये हमारी हमारी शुक्र अश्मरी है। ठीक है। तो पीड़न करने पर गायब हो जाए, ये कौन सी वाली अश्मरी है, शुक्र अश्मरी है। तो ये शुक्र अश्मरी तक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो हम ये पढ़ेंगे कल, थर्ड चैप्टर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। परसों हम, कल हमारा भगंदर भी खत्म हो जाएगा और कुष्ठ भी खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट इससे।